बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसका पर्पस क्या है। कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, टैक्स है, हर सब्जेक्ट का एक अपना पर्पस है, हर सब्जेक्ट का एक अपना स्कोप है। उसमें उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको हम फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो जितना भी प्रोसीजर है उस उसको फॉलो करते हुए हम डिफरेंट टाइप्स के काम कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिजनेस की हेल्प के लिए डेवलप हुआ ओवर द टाइम। अब इसकी हिस्ट्री क्या है उसमें जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम एक सिंपल सी बात करते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन है, जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको सर्टेन टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। वो इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करने में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो उसके हेल्प करती है उसकी। अब फॉर एग्जांपल सपोज यू ओन अ स्मॉल रिटेल शॉप, कोई भी एक छोटा सा किराना स्टोर है आपके टाउन में। तो रूटीन में अब आपको पता है कि उस किराना स्टोर पे जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो क्या होंगी। और किराना स्टोर क्या करेगा, गुड्स सेल करेगा, गुड्स परचेज करेगा, अपना रेंट पे करेगा, यूटिलिटी बिल पे करेगा। अब गुड्स क्या है इसको भी हम लेटर ऑन देखते हैं, इस टर्म को हम डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर गुड्स उसने परचेज की हैं तो मेन चीज ये है कि उसको उसने रिकॉर्ड करना है। अब आपको पता है कि कोई भी बिजनेसमैन है या बिजनेस है, वो जब गुड्स सेल करेगा तो सेल ऑफ गुड्स जो है उसको उसने रिकॉर्ड करना है। तो सेल ऑफ गुड्स दो तरह की है, या वो कैश पे बेचेगा या उधार पे क्रेडिट पे बेचेगा। अब क्रेडिट पे बेच रहा है तो डिफरेंट कस्टमर्स हैं, उसका उसने रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो अगर हम सम अप करें तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पर्पस है, वो जो बिजनेसमैन को डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस है। अब इंफॉर्मेशन वो क्या है, फॉर एग्जांपल 10 कस्टमर्स हैं। अब 10 कस्टमर्स को उसने सारा दिन चीजें बेची, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो एट द एंड ऑफ द मंथ उनसे जो उसने अमाउंट रिसीव करनी है उसका उसको पता होना चाहिए कि अमाउंट रिसीवेबल कितनी है। अब वो अमाउंट रिसीवेबल, दूसरा ये है कि मंथ एंड पे उसने प्रॉफिट कितना अर्न किया है। डेली बेसिस पे वो कैश रिसीव करता है, कैश पे करता है, तो कैश का डे एंड पे उसके पास कितना बैलेंस होना चाहिए। अब इन सारी इंफॉर्मेशंस को जब तक हम एक प्रॉपर वे से रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक वो इंफॉर्मेशन हमें इजीली मिलेगी नहीं। तो अगेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसका बेसिक पर्पस फिर वही बात के टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन किसको वो प्रोवाइड करता है, अभी हम सिंपल बात करते हैं टू ओनर्स रिगार्डिंग सेल्स। उसका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, उसका प्रॉफिट कितना है, उसका मंथ एंड पे हो या ईयर एंड पे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बिजनेस को चाहिए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। अब एक इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन यूजफुल कब होती है, वो इंफॉर्मेशन उसके लिए बेनिफिशियल कब होगी, जब उसमें कुछ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल जब भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए वो इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि एक कस्टमर है मिस्टर अली, उसको वो सेल करता है तो वो सेल एक पेज पे रिकॉर्ड करता है उसकी। फिर दूसरा कस्टमर आया, नीचे वाली लाइन में उसकी सेल लिख ली। तीसरा कस्टमर आया, उसकी सेल लिख ली। अगले दिन अली फिर आया, अगली लाइन में अली की सेल लिख ली। अब अली को वो जो सेल कर रहा है वो एक रजिस्टर पे रिकॉर्ड तो हो रही है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन पे लाइन 1 पे है, फिर लाइन 4 पे है, फिर लाइन 8 पे एंड सो ऑन। अब अली से को उसने जो आइटम सेल किए हैं वो सारे के सारे उसके पास एक जगह पे लिखे हुए जरूर हैं,
लेकिन उनको अगर वो देखना चाहता है कि पूरे महीने में अली को कितनी सेल हुई है और उसका टोटल बैलेंस कितना बनता है, तो वो इंफॉर्मेशन वो इजीली एक्सेस नहीं कर सकता। अब इस इशू को सॉल्व करना जो है वो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है कि इंफॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करनी है तो वो इस तरह से हो कि जो कि बिजनेसमैन के लिए यूजफुल हो। तो दो मेन चीजें हैं, दो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, और भी बहुत से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप आगे जाके अगले सब्जेक्ट्स में भी पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको उसने क्रेडिट पे सेल की है, तो उसका नेम क्या है, उसके साथ उसकी क्रेडिट टर्म्स क्या तय हुई हैं। क्रेडिट टर्म्स एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन हम इसको सिंपल वे में हम कह सकते हैं भी कितने अरसे के लिए उधार दिया उसने उसको। इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। अब इजीली एक्सेसिबल होने के लिए उसको हम क्या करते हैं, समराइज करते हैं और कैटेगराइज करते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी है, उसमें जब बुक्स जो हैं वो आप अरेंज करते हैं सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट के बाद आप उसको ऑथर वाइज कैटेगराइज करते हैं, सब कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, तो वो बुक जो है वो इजीली एक्सेसिबल है। किसी भी बंदे को जब बुक चाहिए, तो फॉर एग्जांपल एक बंदे को अकाउंटिंग के रिलेटेड बुक चाहिए, तो वो उस कैबिनेट की तरफ जाएगा जहाँ पे अकाउंटिंग की बुक्स हैं। फिर वो ऑथर वाइज जो है वो जो है क्या कहते हैं, उनको कैटेगराइज किया हुआ है। तो ऑथर जो है वो अल्फाबेटिकली, तो अगर उसके जो बुक जो चाहिए उसके ऑथर का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है तो वो ए वाली लिस्ट में उसको देखेगा। तो इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाने के लिए हम उसको समराइज करते हैं और कैटेगराइज करते हैं। अब समराइज या कैटेगराइज पर्टिकुलरली काउंटिंग में कैसे होता है उसको हम लेटर ऑन देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसको एक सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जैसे अली को वो सेल करता है गुड्स, तो वो क्या करे, लिखे सोल्ड गुड्स टू अली। असलम को बेची तो सोल्ड गुड्स टू असलम। वो एक नरेटिव फॉर्म में इंग्लिश के सेंटेंसेस उर्दू में लिख ले या किसी भी जो उस लैंग्वेज में जो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल है, जो वो समझ सकता है, उसमें वो उसको लिख सकता है। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यही आएगी कि वो सेंटेंसेस जो हैं उसमें से अली की सेल अगर हमने देखनी है कि कितनी है, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे स्प्रेड हुई हुई है। तो इसके लिए भी फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने क्या किया, has its own sets of rules called debit and credit। अब डेबिट्स एंड क्रेडिट बेसिकली क्या है, इसको आसान तरीन में लैंग्वेज में आप ये देख लें कि कोई भी जो लैंग्वेज है उसके अपने अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी, ठीक है। कोई भी और हिंदी है उसके अपने अल्फाबेट्स हैं, उर्दू है उसके अपने अल्फाबेट्स हैं। तो डेबिट एंड क्रेडिट आप आसान तरीन यूं समझ लें कि अल्फाबेट्स ऑफ अकाउंटिंग के अकाउंट्स में हम किसी चीज को जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसको डेबिट एंड क्रेडिट की फॉर्म में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में अगर हम प्लस लिखते हैं तो PLUS, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में प्लस एक साइन है। इसी तरह डेबिट एंड क्रेडिट दूसरे सेंस में आप यूं समझ लें कि अकाउंटिंग के साइंस हैं, और हम कोई भी जो ट्रांजैक्शन है उसको जब हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में तो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को फॉलो करेंगे। हम इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, हम किसी और लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे। अब इस पूरी डिस्कशन की समरी सिंपल कि बिजनेसमैन को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर इंफॉर्मेशन यूजफुल है तो वो क्या होनी चाहिए, समराइज्ड एंड कैटेगराइज्ड होनी चाहिए, प्रॉपरली और इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। इस पर्पस के लिए जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रूल्स यूज कर रही है वो क्या है, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। अब ट्रांजैक्शन इटसेल्फ बेसिकली क्या है, ट्रांजैक्शन इज एक्सचेंज ऑफ सम प्रॉपर्टी। जैसे बिजनेसमैन सेल करेगा तो वो कुछ आइटम्स जो हैं वो कस्टमर को दे देगा और उसके बदले में वो कैश ले लेगा। तो एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी क्या हुई कि उसने आइटम्स दिए,
उन आइटम्स को हम क्या कहते हैं, गुड्स, वो हम आगे डिफाइन करेंगे उसको, और उसके बदले में उसने लिया क्या, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है, तो उसने वापडा से क्या लिया, सर्विसेज ली, इलेक्ट्रिसिटी ली, और उसके बदले में क्या किया, कैश पे की। तो ये एक ट्रांजैक्शन होगी वापडा और उसके दरमियान, एक्सचेंज होगी प्रॉपर्टी, वापडा से उसने इलेक्ट्रिसिटी ली और उसको पेमेंट कर दी इन टर्म्स ऑफ कैश। तो अब ट्रांजैक्शंस जो हैं बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स, ये थ्योरेटिकल छोटी सी बात है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस, के ट्रांजैक्शन कितने अरसे बाद होती हैं। तो कुछ ट्रांजैक्शन है जो डेली बेसिस पे हो रही हैं, जैसे सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, जो परचेजेस उसने की हैं, गुड्स परचेज की हैं उसकी पेमेंट, जो गुड्स सेल की हैं उसकी कैश रिसीव करेगा, और पेटी एक्सपेंसेस जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, प्रिंटिंग के एक्सपेंसेस हो गए, सेलमैन को कहीं डिलीवरी के लिए भेजा उसके लिए जो किराया वगैरह है, फ्यूल के एक्सपेंसेस, ये सारी ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे हो रही होती हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि मंथ एंड पे हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल जो अपने एम्प्लॉइज हैं उसको वो पे रोल या वेजेस, वेजेस के लिए टेक्निकल टर्म क्या है, पे रोल, वो जो है वो मंथ एंड पे या वीक एंड पे करेगा। कुछ कंट्रीज में वीकली बेसिस पे भी वेजेस पे हो रही होती हैं। जो उधार पे चीजें उसने परचेज की हुई हैं या उधार पे चीजें बेची हुई हैं, उसके भी पैसे वो मंथ एंड पे लेगा। इसी तरह रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह जो हैं वो भी मंथ एंड पे करेगा। और कुछ ट्रांजैक्शन हैं जो कि बहुत अरसे बाद होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस है वो जो अपना नॉन करंट एसेट परचेज करेगा। अब नॉन करंट एसेट क्या है ये भी हम आगे देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक शॉप है, तो अगर आप वो ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बिल्डिंग परचेज की आपने, तो ये अब मंथली या डेली बेसिस पे तो नई बिल्डिंग नहीं होगी, ये ओवर द इयर्स 10 सालों बाद दोबारा आपको शॉप एक्सटेंड करनी है तो नई बिल्डिंग परचेज करेंगे। तो ये चीज एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कुछ ट्रांजैक्शंस जो है वो डेली बेसिस पे होती हैं। एसीसीए में FA1 में ये चीज जो है वो चेक कर लेता है, वो थ्योरी का क्वेश्चन कर लेता है इस पे। अब डुअल इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो अभी हमने बात की कि ट्रांजैक्शन क्या था, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे उसने कैश रिसीव की और स्टॉक जो है या आइटम्स जो है उसने दे दिए, तो क्या हुआ, दो काम हुए। ट्रांजैक्शन को हम आसान जुबान में क्या कह सकते हैं, लेन देन हुआ। अब हमने ऊपर देखा कि काउंटिंग जो है वो क्या करती है, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए जो उसकी लैंग्वेज है वो डेबिट एंड क्रेडिट है। तो डुअल एस्पेक्ट बेसिकली क्या है कि हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा, कि किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई एक चीज डेबिट होगी। अब डेबिट क्या होगी, सिंपल आप इसको इतना ही समझ लें, डेबिट होगी। जैसे आप समझते हैं कि 2+2, तो ये क्या होगा जी, ऐड होगा। अगर यहीं पे साइन चेंज होता तो क्या होता, माइनस होता। तो ट्रांजैक्शन अब डेबिट एंड क्रेडिट कैसे होता है वो हम आगे देखते हैं। फिलहाल आप ये है कि हर ट्रांजैक्शन में किसी एक आइटम को हम डेबिट करेंगे तो दूसरे आइटम को लाजमी क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन है ही क्या, उसका डबल इफेक्ट है, लेन देन है। और अगली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो आ रही होती है, वो विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कौन करेगा, यानी कि डेबिट या क्रेडिट की शक्ल में इसको लिखेगा कौन। अब नॉर्मली जाहिर सी बात है, या अकाउंटेंट लिखेगा या बिजनेसमैन लिखेगा, लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है कि ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको इजीली सी समझ आ जाती है कि ये ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस। अब बिजनेस इट सेल्फ कोई चीज नहीं है, लेकिन हम अकाउंटिंग में ये अज्यूम कर लेंगे कि बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक मसनूई आदमी है जो सोच सकता है, जो फैसले कर सकता है। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कौन करेगा, बिजनेस रिकॉर्ड करेगा, बिजनेसमैन रिकॉर्ड नहीं करेगा, अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो एक्चुअली ऐसा ही होगा कि बिजनेसमैन रिकॉर्ड कर रहा है या अकाउंटेंट रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अगर आपने इजीली अंडरस्टैंड करना है तो आपको ये बात याद रखनी है। और आसान तरीन तरीकाकार ये है कि आप अपने आप को बिजनेस कंसिडर कर लें।
अब जब ट्रांजैक्शन बिजनेस ने रिकॉर्ड करनी है तो हमने अभी बात कर ली कि बिजनेस जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसको हम सेपरेट फ्रॉम ओनर जो है वो कंसीडर करते हैं। इवन अगर वो ओनर के साथ कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो उसको भी बिजनेस रिकॉर्ड करेगा। अब बिजनेस को जो ट्रांजैक्शन कर रहा है तो हम उसको दो मेन कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे, ट्रांजैक्शन मेड विद बिजनेसमैन एंड ट्रांजैक्शन मेड विद ऑल अदर पार्टीज। अब ये ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। तो एक साइड पे बिजनेस है जो कि आप खुद हैं। आप किसके साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं? बिजनेसमैन के साथ और अदर पार्टीज के साथ। ये सारे डिसीजन कौन कर रहा है? आप कर रही हैं। और आप कौन है? बिजनेस है। यू आर नॉट अ बिजनेस मैन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझने के लिए आप अपने आप को बिजनेस कंसिडर करेंगे। अब अगर बिजनेसमैन जो है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अपने बच्चों का वो फीस पे कर रहा है, अपने घर का किराया पे कर रहा है, चाहे वो बिजनेस से कैश ले रहा है। अब बिजनेसमैन क्या कर रहा है? अपने घर का रेंट पे कर रहा है, अपने बच्चों की फी पे कर रहा है। कैश कहां से ले रहा है? वो बिजनेस से। हम क्या कंसीडर करेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन किसके साथ कर रहा है? बिजनेसमैन के साथ। बिजनेसमैन आगे किसके साथ कर रहा है? इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो दो मेन कैटेगरीज वही होंगी। नंबर 1 पॉइंट याद रखना है कि ट्रांजैक्शन हु इज मेकिंग द ट्रांजैक्शन? बिजनेस। ट्रांजैक्शन किसके साथ वो कर रहा है? बिजनेसमैन के साथ और थर्ड पार्टी के साथ। ट्रांजैक्शंस मेड बाय बिजनेस, तो अकाउंट्स के अंदर जो है वो हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो सिर्फ वो ट्रांजैक्शन होंगी जो कि बिजनेस करेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ओनली कंसर्न्ड विद ट्रांजैक्शन मेड बाय बिजनेस। उसको बिजनेसमैन की पर्सनल ट्रांजैक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है। तो वहां पे हमने ये चीज नोट की थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है यूजर को, तो उस इंफॉर्मेशन को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके लिए डेबिट क्रेडिट रूल्स हम यूज करते हैं। उससे पहले एक जो चीज हमने देखी थी वो थी टर्म गुड्स। तो गुड्स टर्म को डिफाइन करना जो है वो बहुत जरूरी है। गुड्स उन आइटम्स को कहते हैं, आइटम्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। अब देखें, एक कार का शोरूम है, वहां पे दो तरह की कार्स हैं। एक वो कार्स हैं जो कि सेल के लिए हैं, एक वो कार्स हैं जो कि एम्प्लॉइज या मैनेजर वगैरह जो हैं उनको यूज कर रहे हैं। तो वो कार्स जो कि सेल के पर्पस के लिए परचेज हुई हैं उनको हम क्या कहेंगे? गुड्स। इसी तरह एक फर्नीचर शॉप है, तो वहां पे फर्नीचर दो तरह का है, एक जो सेल के लिए पड़ा हुआ है, एक वो जिसपे कस्टमर वगैरह ने आके बैठना है वो यूज के लिए। तो जो फर्नीचर सेल पर्पस के लिए है उसे गुड्स कहा जाएगा। अब दूसरी बात ये थी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल तभी होती है जब हम उसको कैटेगराइज करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमने कैटेगरीज बनाई हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, अब कैटेगरी क्या है उसकी सिंपल एग्जांपल दी थी कि अकाउंटिंग की बुक्स की एक कैबिनेट, इकोनॉमिक्स की बुक्स की दूसरी कैबिनेट, फिजिक्स की बुक्स की तीसरी कैबिनेट। तो अब फिजिक्स की बुक्स जो हैं वो फिजिक्स की कैबिनेट में ही जाएंगी, इकोनॉमिक्स की जो बुक्स हैं वो इकोनॉमिक्स की कैबिनेट में ही जाएंगी, क्योंकि हमने ओवरऑल लाइब्रेरी में आगे
सब कैटेगरीज बना दी। तो अकाउंट्स में हमने जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है। वो 5 कैटेगरीज के हैं, एसेट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, लाइबिलिटीज हैं, इनकम है और कैपिटल। कोई भी ट्रांजैक्शन जो है उसके नतीजे में जो आउटकम होगी, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि एक बिजनेस है वो एक कार परचेज करता है यूज के लिए। अब ये थ्रू आउट बात याद रखनी है कि जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन नहीं कर रहा। अब वो कार जो परचेज हुई है वो एसेट है। अब क्यों एसेट है वो हम आगे डिफाइन करेंगे उसको। जो रेंट पे किया है वो क्या है, वो एक्सपेंस है। तो हर ट्रांजैक्शन जो है उसका एक मेन हेड है। अब कैटेगरीज जब भी बनाते हैं हम, जैसे हम इंसानों को 2 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, जब हम जेंडर की बेस पे डिफाइन करते हैं मेल एंड फीमेल। लेकिन अगर हम एज ग्रुप की बेस पे कैटेगरीज बनाएं तो 1 से लेके 10 साल तक की एक कैटेगरी बन गई, 11 से 20 तक की, 21 से 30 तक की। इसी तरह हम इनकम लेवल में हम उनको सब डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये है कि जब हम कैटेगरीज बनाएंगे तो ओवरऑल जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके अपने अपने हेड्स बना देंगे। तो 5 मेन हेड्स हैं, एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। अब हम इनको स्टेप वाइज डिफाइन करते हैं कि एसेट क्या है। एसेट की डेफिनेशन क्या है जी, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीवेबल। ये एक स्टार्टिंग की डेफिनेशन है, जो यूं आप आगे बढ़ेंगे जिसको टेक्निकल वे में भी डिफाइन किया जाता है। लेकिन हम फिलहाल स्टार्ट में एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और सर्विसेज रिसीवेबल। फॉर एग्जाम्पल आप एक कार परचेज कर रहे हैं, आप कौन है, अगेन बिजनेस, यू आर नॉट अ बिजनेसमैन। वो परचेज की आपने आज 5 लाख रुपए की। ये 5 लाख रुपया आपने क्यों पे किया है, उन सर्विसेज के लिए जो कि आपने उस बिजनेस से रिसीव करनी है। अब ये सर्विसेज आज की डेट में रिसीवेबल हैं इस कार से, तो इसलिए हम इस कार को क्या कह रहे हैं, एसेट है। इसी तरह से अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं जिसे बिजनेस ने यूज करना है, तो वो फर्नीचर अगर 40,000 रुपए का परचेज किया है तो वो 5 साल सपोज यूज होना है, तो वो 40,000 रुपया हमने किसके लिए पे किया है, उन सर्विसेज के लिए। जैसे कस्टमर उसको बैठेगा, ओनर्स बैठेंगे, यूज करेंगे, तो वो हम उससे सर्विसेज ले रहे हैं। वो 40,000 की आज की डेट में वो सर्विसेज रिसीवेबल हैं, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, एसेट। तो एग्जांपल ऑफ एसेट क्या है, फर्नीचर एसेट है, मोटर कार एसेट है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरह कोई बिजनेस मशीन परचेज करता है, जैसे एक खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री है, तो वो खिलौने बनाने वाली मशीन परचेज करेगा। तो बेसिक पर्पज उस मशीन का क्या है, खिलौने बनाना। अब वो खिलौने क्यों बनाए जा रहे हैं, फॉर रीसेल पर्पज, तो इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, गुड्स। वो आइटम्स जो कि रीसेल पर्पज के लिए चाहे परचेज हो चाहे खुद से बनाए जाएं, उनको हम गुड्स कहते हैं। तो हमने मशीनरी की जो पेमेंट की है वो इसलिए पे की है कि हमने उससे गुड्स बनानी है। तो अगर वो 5 साल वो मशीन यूज होनी है तो वो गुड्स कितने अरसे में मिलेंगी हमें, 5 सालों में। आज की डेट में वो गुड्स रिसीवेबल हैं, इसलिए हम मशीनरी को क्या कहते हैं, एसेट। इसी तरह इक्विपमेंट जो है, जैसे कंप्यूटर इक्विपमेंट हो गया या प्रिंटर्स वगैरह हो गए, ये भी ओवर द ईयर यूज होने हैं, तो जिस डेट को परचेज किया गया उस डेट को वो सर्विसेज रिसीवेबल हैं, इसलिए हम उन आइटम्स को क्या कह रहे हैं, एसेट्स कह रहे हैं। और ये बेसिकली किस लिए है, एसेट फॉर यूज इन बिजनेस, क्योंकि जो आइटम्स हम रीसेल पर्पज के लिए परचेज करते हैं वो गुड्स हैं, वो एसेट नहीं है। दूसरी डेफिनेशन जो एसेट की है वो क्या है, अमाउंट रिसीवेबल। अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं तो वो भी एसेट है। जैसे लोन गिवन बाय बिजनेस टू समवन, तो वो जो लोन दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है जो, वो हमारा एसेट है। इसी तरह कैश और बैंक बैलेंस, ये चूंकि किसी भी टाइम पे किसी भी एसेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए इनको भी हम
एसेट्स ही की कैटेगरी में लेके आते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि समझनी है। आम जिंदगी में हम लोग एक्सपेंस को रिलेट करते हैं कैश पेमेंट से। अकाउंट्स में एक्सपेंस की अपनी डेफिनेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे जाके। रेंट जो है, अगर आपने एक बिल्डिंग किराए पे ली, उसका रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया। अब नॉर्मली रेंट का वर्ड आता जाएगा तो हम उसे एक्सपेंस ले लेते हैं। नहीं भाई, हमने एडवांस में रेंट पे किया है तो सर्विसेज अभी रिसीवेबल हैं, तो ये रेंट जो हमने एडवांस में पे किया है ये हमारा एसेट है। इसी तरह से आप अपने मोबाइल में जो कार्ड चार्ज करते हैं, प्रीपेड जो कनेक्शंस होते हैं, तो कार्ड आपने आज चार्ज किया है तो उसकी जो कॉल्स हैं या मैसेजेस हैं वो आपने बाद में करने हैं। तो जो भी आपकी कंपनी है उससे अभी आपने सर्विसेज लेनी है, तो वो आपका एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। अब कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी नतीजे के ऊपर एसेट क्रिएट होगा, यानी कि सर्विसेज रिसीवेबल हो जाएंगी। जैसे मैंने मशीन खरीदी, ठीक है, अब हमने बात की कि मशीन क्या है, एसेट है। क्यों? क्योंकि सर्विसेज रिसीवेबल हैं, लेकिन कैश भी क्या है, एसेट है। अब हुआ क्या, पहले हम बात कर चुके हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब होगी तो उसका डुअल एस्पेक्ट होगा, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। तो मशीन जब हमने परचेज की तो एक एसेट जो कि मशीन है वो इंक्रीज कर गया, तो मशीन एसेट को हम क्या कर देंगे, डेबिट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। और कैश जो है वो भी एक एसेट है, तो हमने जब मशीन खरीदी तो कैश पे की, तो कैश एसेट जो है वो डिक्रीज हो गया, तो उसे हम क्रेडिट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। अब डेबिट के तौर पर रिकॉर्ड कैसे होगा, क्रेडिट के तौर पर रिकॉर्ड कैसे होगा, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन रूल ये है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में जब एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट रिकॉर्ड होगा, एसेट डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट रिकॉर्ड होगा। उसके बाद जो हमारा दूसरा हेड है वो है एक्सपेंस। जो दूसरी कैटेगरी थी वो क्या थी, एक्सपेंस। वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड वेदर कैश पेड और नॉट। अब अगेन दूसरी डिस्टिंक्शन, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो आपके लिए आसान तरीन हो जाएगी। पहली चीज ये याद रखनी है कि ट्रांजैक्शन हमेशा कौन रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस। दूसरी जो चीज है वो ये है कि एक्सपेंस का कैश के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सपेंस का ताल्लुक है गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड। अब अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं तो रेंट मैंने एक्सपेंस क्यों लूंगा, अगर मैं मंथ एंड पे कर रहा हूं। जनवरी का रेंट में अगर 31 जनवरी को पे कर रहा हूं तो जनवरी की सर्विसेज में रिसीव कर चुका हूं, तो इसलिए मेरा वो एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस इसलिए नहीं है कि मैंने कैश पे किया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो याद रखनी है। एक्सपेंस वो इसलिए है कि मैं सर्विसेज रिसीव कर चुका हूं, उन सर्विसेज या उन गुड्स की जो वैल्यू है वो एक्सपेंस है। अब अगर जनवरी का रेंट मैंने जनवरी में पे नहीं किया, वो जाके मैंने मार्च में पे किया, तो वो रेंट एज एन एक्सपेंस कौन से मंथ में रिकॉर्ड होगा, जनवरी में ही रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जनवरी में हम सर्विसेज रिसीव कर चुके हैं। अब एक्सपेंस इंक्रीज किस वजह से होता है, जो जो हम सर्विसेज रिसीव करते जाते हैं एक्सपेंस हमारा इंक्रीज होता जाता है, चाहे हमने उसकी कैश पे की है या नहीं की। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट के तौर पर रिकॉर्ड होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट के तौर पर रिकॉर्ड होगा। अब ये रूल्स याद रखने हैं, आगे ये रिकॉर्ड डेबिट कैसे होगा, क्रेडिट कैसे होगा, वो हम आगे देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द मंथ इफ नॉट पेड इज ऑल्सो एक्सपेंस। अगर वो उस मंथ में पे नहीं हुआ, लेकिन सर्विसेज तो हम रिसीव कर चुके हैं, तो अगर हम सर्विसेज रिसीव कर चुके हैं तो वो हमारा एक्सपेंस है। आइटम्स परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस, इसको भी हम एक्सपेंस कहते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे आगे जाके, फिलहाल इसको इग्नोर कर दें। इफ सैलरी टू एन एम्प्लॉई इज पेड इन एडवांस, मैंने अपने एम्प्लॉई को
जनवरी में सैलरी पे कर दी, फेब की, मार्च की, तो क्या वो जनवरी का एक्सपेंस है? नहीं। क्यों? मैंने अभी तक सर्विसेज रिसीव नहीं की। सर्विसेज क्या है? रिसीवेबल है। तो अगर हम किसी एम्प्लॉय को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, चाहे वो एक्सपेंस ही के हेड में है, तो वो उस मंथ का एक्सपेंस नहीं है, उस मंथ में वो एसेट रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमने एसेट की क्या डेफिनेशन की? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीवेबल। अब अगर एक एक्सपेंस पे नहीं हुआ, यानी कि हम सर्विसेज रिसीव कर चुके हैं, तो तब भी वो एक्सपेंस है। उसके बाद आगे जी तीसरा हेड हमारा वो है इनकम। अब एक्सपेंस क्या था? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड। अगर हम किसी से सर्विसेज रिसीव करेंगे तो वो एक्सपेंस है। अगर हम किसी को सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारा ही इनकम है। अगेन वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। फॉर एग्जांपल सेल्स। अब सेल जब हम करेंगे तो वो आइटम्स जो हमने रीसेल पर्पस के लिए खरीदे थे, उनको हमने क्या कहा था? गुड्स। उनको जब हम सेल करेंगे तो वो गुड्स हमने कस्टमर को प्रोवाइड कर दी, तो सेल हमारी क्या है? इनकम है। अब सेल चाहे नकद है, कैश पे है, चाहे क्रेडिट पे है, दोनों सूरतों में हमने अगर गुड्स प्रोवाइड कर दी हैं तो वो हमारी इनकम है। फी फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड। इसी तरह लॉयर है, वो किसी का मुकदमा लड़ता है तो उसकी जो फीस है वो मंथ एंड हो गया, तो जो मंथ की फीस बनती है चाहे उसको मिली या नहीं मिली, चूंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका है तो उसकी इनकम इंक्रीज हो गई, उस इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करेगा। इसी तरह से इफ बिजनेस रिसीव फी इन एडवांस, या हम एक कस्टमर से कैश एडवांस में ले लेते हैं, तो वो हमारी इनकम नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड नहीं की। तो इनकम अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट के तौर पर रिकॉर्ड होगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट के तौर पर रिकॉर्ड होगी। अब पहले दो हेड जो थे एसेट और एक्सपेंस, वो इंक्रीज होते थे तो डेबिट, डिक्रीज होते थे तो क्रेडिट। इनकम, लाइबिलिटी और कैपिटल अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगे तो डेबिट। चौथा हेड हमारा जो है वो वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड, लाइबिलिटी। अभी हमने बात की कि अगर हम एक कस्टमर से एडवांस में पैसे ले लेते हैं तो वो हमारी इनकम नहीं है, क्योंकि अभी हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, टू बी प्रोवाइडेड। तो एडवांस में अगर हम पैसे लेते हैं तो हमारी इनकम नहीं है, बल्कि हमारी लाइबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। इसी तरह अगर हम किसी से उधार ले लेते हैं, अमाउंट पेएबल है, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी है। अब इफ बिजनेस रिसीव फी इन एडवांस, इट इज लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। लोन टेकन बाय बिजनेस। अब लोन गिवन जो था उस सूरत में अमाउंट रिसीवेबल थी, तो वो एसेट था। अगर लोन बिजनेस ले लेता है तो अमाउंट पेएबल है, उस सूरत में क्या है? लाइबिलिटी है। अब हम अगर चारों चीजों को सम अप करें तो एसेट क्या है? सर्विसेज रिसीवेबल। कब बढ़ेगा? जब सर्विसेज रिसीवेबल होंगी। एक्सपेंस क्या है? सर्विसेज रिसीव्ड। अब अगर दोनों में देखें तो लिंक है, रिसीवेबल है जब तक तब तक एसेट है, जब रिसीव हो गई सर्विसेज तो वो एक्सपेंस है। तो ये दोनों, तो हम यहां पे एक चीज याद रख लेते हैं कि एक्सपेंस जो होते हैं वो एसेट्स के लिए जंग का काम करते हैं। एक्सपेंस कंज्यूम्स एसेट्स, ये लेटर ऑन ये चीज काम आएगी। उसी तरह हमने इनकम की बात की, तो इनकम क्या था? सर्विसेज प्रोवाइडेड। अगर हम किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं तो वो हमारी इनकम है। और लाइबिलिटी क्या है? सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड। अब टू बी वो मेरी जिम्मेदारी तभी बनेगी जब मैंने पैसे ले लिए हैं। तो अगर वो पैसे लिए हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है,
तो वो हमारी इनकम नहीं है, लायबिलिटी है। और उसके बाद हमारा पांचवा हेड आखिरी, और वो कैपिटल है। वो एक सिंपल चीज है, ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। इसको कैपिटल बिजनेस कह रहा है क्योंकि ट्रांजैक्शन किसने रिकॉर्ड करनी है, बिजनेस ने। तो कैपिटल ऑन बिजनेस ये देखेगा कि ओनर की जितनी इन्वेस्टमेंट है इन बिजनेस, उसको बिजनेस क्या कहेगा, कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं कि हमने बात की थी कि एसेट अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बिजनेस है, बिजनेस ने, अब बिजनेस को हमने आर्टिफिशियल पर्सन कहा था, वो सोच सकता है, वो समझ सकता है। बिजनेस ने कैश रिसीव की किससे, ओनर से। अब कैश क्या है बिजनेस के लिए, एसेट है। तो सबसे पहली चीज के बिजनेस के पास एक एसेट इंक्रीज हो गया, आया कहां से, ओनर से। एज अ रिजल्ट ओनर की जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में, जिसको हमने क्या कहा, कैपिटल, वो भी इंक्रीज हो गया। अब एसेट इंक्रीज हो तो वो डेबिट होता है, कैपिटल इंक्रीज हमने देखा यहाँ पे कि वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो हर डेबिट का जो क्रेडिट है वो रूल कैसे पूरा हुआ, इसको हम आगे भी देखेंगे मजीद डिटेल। हाँ, ये मजीद आगे बढ़ती है। लेक्चर नंबर 3 है हमारा, जो कि रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, इसकी एक स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले पिछले प्रीवियस अगर हम लेक्चर को रिवाइज करें तो हमने रूल्स जो पढ़े थे कि एसेट अगर इंक्रीज होगा तो एज अ डेबिट रिकॉर्ड होगा, डिक्रीज होगा तो एज अ क्रेडिट रिकॉर्ड होगा। और एक्सपेंस जो है वो भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। इसी तरह इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल जो है, ये तीनों इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट और डिक्रीज होंगे तो डेबिट। अब कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो फिर वही बात रिपीट कर देता हूं मैं कि ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड किसने करनी है, बिजनेस ने। ट्रांजैक्शन करेगा कौन, बिजनेस। और बिजनेस को हम एक आर्टिफिशियल पर्सन कंसीडर करते हैं जो कि खुद से डिसीजन ले सकता है, खुद थिंकिंग कर सकता है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि बिजनेस जो है वो एसेट्स एक्वायर करेगा। अब जब बिजनेस एसेट एक्वायर करेगा, अब एसेट की हमने लिस्ट देखी थी, फर्नीचर। फॉर एग्जांपल आप एक रिटेल शॉप है, किराना स्टोर है, वो ओपन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी बिल्डिंग चाहिए, उसकी कैबिनेट्स वगैरह, फर्नीचर चाहिए आपको। और अगर हम सपोज कर लेते हैं कि आप होम डिलीवरी देनी है आपने, या आप होलसेल पे काम करना चाहते हैं, तो आपको एक गाड़ी भी चाहिए है, व्हीकल। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप के लिए ये तीन मेन एसेट्स चाहिए। इसके अलावा कैश तो बहरहाल हर सूरत में चाहिए होती है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि बिजनेस जो है वो एसेट्स एक्वायर करेगा। अब बिजनेस के पास तीन ऑप्शंस हैं, वो एसेट कहां से एक्वायर करेगा। अब उसमें भी हमने पहले से कैटेगराइज कर दिया कि बिजनेस जो ट्रांजैक्शन करता है वो ओनर्स और थर्ड पार्टी के साथ करता है। हम दो मेन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शंस विद ओनर एंड ट्रांजैक्शन विद थर्ड पार्टी। तो फर्स्ट स्टेप में बिजनेस जब एसेट एक्वायर करेगा तो वो ओनर से एक्वायर करेगा। अब बिजनेस जब एसेट एक्वायर करेगा, वो एसेट कैश हो सकता है, वो एसेट बिल्डिंग हो सकती है, वो एसेट फर्नीचर हो सकता है। वट एवर इज द एसेट, बिजनेस ने क्या किया, एसेट एक्वायर किया, तो एसेट पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन क्या है कि बिजनेस थर्ड पार्टी से खुद से एसेट परचेज करे। तो उसमें फिर दो ऑप्शन है, परचेज ऑन क्रेडिट या परचेज ऑन कैश। इन दोनों सूरतों में भी क्या होगा, एसेट जो है वो इंक्रीज होगा। तो सबसे पहली चीज, जो पहला स्टेप है बिजनेस के लिए, वो है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स।
और चाहे वो ओनर से एक्वायर करे, खुद से थर्ड पार्टी से परचेज करे, ऑन क्रेडिट उधार पे खरीदे, ऑन कैश नकद खरीदे, तीनों सूरतों में एसेट पे क्या फर्क पड़ेगा? एसेट इंक्रीज हो जाएगा। So in all three cases asset will increase and according to rules asset will be debited। तो हम रूल्स के मुताबिक एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उस एसेट को एज अ डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे। अब हमने ये बात पढ़ी कि हर ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट होता है, हर डेबिट का क्रेडिट होता है। तीनों केसेस में जब बिजनेस ने एसेट एक्वायर किया, एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट डेबिट हुआ, तो डेबिट स्लॉट आपकी फिल होगी। नाउ क्वेश्चन इज जस्ट अबाउट क्रेडिट स्लॉट। इसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके ये जो नोट्स लिखे हुए हैं इनको भी अगर आप साथ साथ रीड करेंगे तो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब सबसे पहली ऑप्शन क्या थी कि बिजनेस एसेट कहां से एक्वायर करेगा? फ्रॉम ओनर। तो एसेट क्या हुआ? हम डिसाइड कर चुके हैं कि एसेट इंक्रीज हो गया। वो एसेट कोई भी हो, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, और वो एसेट इंक्रीज हुआ तो एसेट को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एज अ रिजल्ट कैपिटल विच इज ओनर्स इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। अब इस एसेट के आने की वजह से ओनर की जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होगी। अब आपने ये नहीं सोचना कि ओनर के पे क्या इफेक्ट पड़ा, हम बात करें बिजनेस की। कैपिटल भी कौन रिकॉर्ड करेगा? बिजनेस रिकॉर्ड करेगा। तो जब भी बिजनेस ओनर से एसेट एक्वायर करेगा तो एसेट इंक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपने रूल्स याद कर लिए हैं तो कैपिटल इंक्रीज हो तो वो क्रेडिट हो जाता है। ट्रांजैक्शन इसकी क्या है? ओनर इन्वेस्टेड 1000 कैश इन बिजनेस। अब एक्सप्लेनेशन को अगर आप रीड करेंगे, इट मींस कैश इंक्रीज्ड इन बिजनेस एंड एज अ रिजल्ट ओनर्स इन्वेस्टमेंट इज आल्सो इंक्रीज्ड। कैश इज एन एसेट विच इज इंक्रीज्ड सो इट इज डेबिटेड एंड कैपिटल इज आल्सो इंक्रीज्ड सो इट इज क्रेडिटेड। तो यहाँ पे तीसरी बात, जो पहली बात क्या थी? ट्रांजैक्शन बिजनेस रिकॉर्ड करेगा। दूसरी बात ये थी कि एक्सपेंस और इनकम का कैश के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तीसरी बात ये है कि लाजमी नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन में एक चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही हो। दोनों चीजें इंक्रीज हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे कैश एक एसेट है जो इंक्रीज हो गया, एज अ रिजल्ट कैपिटल भी इंक्रीज हुआ क्योंकि ओनर की इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इंक्रीज हो गई, तो कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट हो गया। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है? अब ये है फॉर्मेट, ठीक है जी। ए टू बी, ए स्पॉट जो है वो डेबिट के लिए है, बी स्पॉट क्रेडिट के लिए है। ये उसी तरह से है जैसे आप मैथ्स में 2 + 2 2 + 2, ठीक है। तो अकाउंट्स में हम जब ट्रांजैक्शन को डेबिट के लिए हमने स्पॉट ऊपर वाला फिक्स कर दिया, क्रेडिट के लिए हमने स्पॉट नीचे वाला फिक्स कर दिए। उसके साथ आप लिख भी सकते हैं, अब कैश एसेट था इंक्रीज हुआ डेबिट, कैपिटल ओनर की इन्वेस्टमेंट थी वो भी इंक्रीज होगी, कैपिटल क्रेडिट। तो जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी ए डेबिट बी क्रेडिट। दूसरी ऑप्शन क्या है? ओनर इन्वेस्टेड 1200 इन बिजनेस बैंक अकाउंट। अब नरेशन जो है वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन आपने हमेशा ट्रांजैक्शन को समझना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस ने बैंक में अमाउंट रिसीव की तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया। बिजनेस का बैंक बैलेंस भी क्या है? कैश भी एसेट है और बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो भी क्या है? एसेट है। अब बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक एक एसेट है, इंक्रीज द बैंक बैलेंस ऑफ बिजनेस इंक्रीज्ड एंड एज अ रिजल्ट ओनर्स इन्वेस्टमेंट इज आल्सो इंक्रीज्ड। Bank balance is an asset which is increased, so it is debited, and capital is also increased, so it is credited. तो बैंक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। तो ये दूसरी। अब पहले में ओनर से क्या रिसीव किया था? पहली ट्रांजैक्शन में कैश, दूसरी ट्रांजैक्शन में ओनर से क्या रिसीव किया? बैंक बैलेंस। दोनों सूरतों में एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया, दोनों सूरतों में ओनर की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई वो क्रेडिट हो गई, कैपिटल क्रेडिट हो गया।
अब ओनर टुक लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड इन्वेस्टेड 800 कैश इन बिजनेस। अब ओनर ने अगर अपने फ्रेंड से लोन लिया है, हम ऊपर बात कर चुके हैं कि ये ओनर ने ट्रांजैक्शन की है पर्सनल कैपेसिटी में, हमें इससे गर्ज नहीं है कि ओनर ने कैश कहां से रिसीव किया। मैं इसकी एक सिंपल बात करता हूं, मैं मिस्टर सुफियान से उधार मांगता हूं, कुछ पैसे चाहिए मुझे। मिस्टर सुफियान के पास पैसे नहीं है, मिस्टर सुफियान जो है वो पैसे मिस्टर उस्मान से लेके मुझे देता है। तो मैंने ट्रांजैक्शन, मिस्टर वसीम ने ट्रांजैक्शन जो है वो किसके साथ किया? सुफियान के साथ। सुफियान ने आगे पैसे किससे लिए हैं? मुझे उससे गर्ज नहीं है, मैंने पैसे किसको रिटर्न करने हैं? सुफियान को। तो बिजनेस इज नॉट कंसर्न अबाउट सोर्स फ्रॉम विच ओनर रिसीव्ड कैश। बिजनेस मेड अ ट्रांजैक्शन विद ओनर एंड ट्रीट इट एज कैश रिसीव्ड फ्रॉम ओनर। तो अगेन कैश क्या है? एक एसेट है जो इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया। एज अ रिजल्ट ओनर की इन्वेस्टमेंट विच इज कॉल्ड कैपिटल वो इंक्रीज हो गई एंड इट इज क्रेडिटेड। तो कंक्लूजन क्या है? विच एवर एसेट बिजनेस रिसीव फ्रॉम ओनर एंड रिजल्ट इज इंक्रीज ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। तो एसेट हमेशा डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आप इस बेसिक चीज को, रूल को याद रखें कि ओनर जब भी बिजनेस जब भी ओनर से क्या एसेट रिसीव करेगा तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा, वो एसेट कोई भी हो। एज अ रिजल्ट कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा, ओनर की इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अब दूसरा सोर्स बिजनेस के पास ये था कि बिजनेस खुद से एसेट परचेज करे। अब वो जब खुद परचेज करेगा तो पहली ऑप्शन है एसेट परचेज ऑन क्रेडिट। अब बिजनेस अगर एसेट परचेज करेगा क्रेडिट पे, उधार पे खरीदा, अगेन इंपैक्ट क्या पड़ा? एसेट इंक्रीज हो गया। अब जब उधार पे खरीदा है तो अमाउंट पेएबल होगी। अमाउंट पेएबल, अगर आप लायबिलिटी की डेफिनेशन को याद रखेंगे तो अमाउंट पेएबल क्या है? लायबिलिटी है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? लायबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो गई। तो एसेट इंक्रीज डेबिट हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज कैपिटल, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट हो गई। तो एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। अब जो भी एसेट बिजनेस उधार पे खरीदेगा, बिजनेस परचेज्ड फर्नीचर फॉर 250। तो फर्नीचर क्या है? एसेट। जब परचेज हुआ तो वो एसेट इंक्रीज हो गया, डेबिट, फ्रॉम एबीसी फर्नीचर। अब जब भी, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि उधार पे है या नकद है? अगर नेम ऑफ द बिजनेस मेंशन है जिससे खरीदा है तो इसका मतलब है उधार पे है, ऑन क्रेडिट है। अब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, हमने पैसे देने हैं, पहले हमने कोई पैसे नहीं देने थे किसी के, हमने फर्नीचर उधार पे खरीद लिया, तो अब हमने एबीसी फर्नीचर को पेमेंट करनी है। तो एबीसी फर्नीचर लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। यहां पे हम जनरल वर्ड पेएबल भी यूज कर सकते हैं। ये डिस्टिंक्शंस क्या होती हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो बेसिकली क्या किया हमने? बिजनेस ने, हम कौन है? बिजनेस है, हमने एसेट परचेज किया, एसेट इंक्रीज हो गया, वो डेबिट है। उधार पे खरीदा तो एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन लायबिलिटी, और वो लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो उसको हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया? क्रेडिट। इसी तरह से बिजनेस परचेज्ड व्हीकल, तो व्हीकल भी एक एसेट था, परचेज हुआ तो इंक्रीज हो गया, व्हीकल डेबिट, फ्रॉम सिटी मोटर्स। तो सिटी मोटर्स जो लायबिलिटी है क्योंकि उधार पे खरीदा है, तो सिटी मोटर्स लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, वो क्रेडिट। तो कंक्लूजन क्या निकला? एसेट इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। यानी कि जब भी बिजनेस एसेट उधार पे खरीदेगा एसेट इंक्रीज होगा, एज अ रिजल्ट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी को हम क्रेडिट कर देंगे। तीसरी ऑप्शन थी बिजनेस के पास कि वो एसेट नकद खरीदे, एसेट परचेज ऑन कैश। अब नतीजा क्या निकलेगा? जब एसेट परचेज करेगा कैश पे तो एसेट इंक्रीज हो जाएगा,
और जब वो कैश पे करेगा तो कैश डिक्रीज हो जाएगी। अब कैश भी क्या है, एसेट है। बिजनेस परचेज फर्नीचर फॉर पाउंड 250। अब यहाँ पे नेम मेंशन नहीं है, तो जब नेम मेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, नकद खरीदा है हमने। तो फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर एक एसेट है, वो इंक्रीज हो गया। कैश पे की, कैश इज आल्सो एन एसेट, एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक एसेट डिक्रीज हो गया। तो जो एसेट इंक्रीज हुआ उसको हमने डेबिट कर दिया, जो एसेट डिक्रीज हुआ उसको हमने क्रेडिट कर दिया। इसी तरह अगर वो व्हीकल परचेज करता है, नकद, बिजनेस परचेज व्हीकल फॉर 350, तो व्हीकल डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब दोनों में फर्क क्या है, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में उसने कैश पे की थी, यहां पे उसने एंड पेड अमाउंट बाय चेक। तो जब करेंसी नोट्स पे करेगा तो कैश डिक्रीज होगी, जब चेक पे करेगा तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। तो बैंक को भी हमने ऊपर क्या कहा था, एसेट। तो कंक्लूजन क्या है कि जब भी बिजनेस नकद एसेट खरीदेगा तो एसेट इंक्रीज होगा, वो डेबिट हो जाएगा। कैश या बैंक बैलेंस कम होगा, वो भी एसेट है, वो डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। हाँ जी, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर की एक समरी के बिजनेस ने एसेट एक्वायर किया फर्स्ट स्टेप में, तो एज अ रिजल्ट एसेट इंक्रीज हुआ। अगर उसने ओनर से एक्वायर किया है तो एज अ रिजल्ट कैपिटल इंक्रीज हो गया। अब एसेट इंक्रीज हो गया तो डेबिट, कैपिटल इंक्रीज तो वो क्रेडिट। अगर बिजनेस ने एसेट नकद परचेज किया है तो एज अ रिजल्ट कैश डिक्रीज होगी, जो कि एक एसेट है, एसेट डिक्रीज हो गया तो वो क्रेडिट। और तीसरी ऑप्शन थी कि उसने उधार पे खरीदा तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। अब सेकंड स्टेप में बिजनेस क्या करेगा, वो आइटम्स परचेज करेगा जो कि उसने रीसेल करने हैं। उन आइटम्स को हमने क्या कहा था, गुड्स। The term goods is used for those items which are purchased for resale purpose. अब whenever goods are purchased, purchases account is debited. अब उसके लिए एक तो परचेज इंग्लिश की टर्म है, एक परचेजेस अकाउंट जो है, जो लेजर है, जो खाता है वो हम बनाते हैं, वो परचेजेस उसका नाम हमने रख दिया। अब परचेज ऑफ गुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन इन्वेंट्री। वो आइटम्स जो उसने रीसेल करनी है उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, जो या स्टॉक कहते हैं, विच इज एन एसेट। अब गुड्स परचेज करेगा तो अगेन उसके पास दो ऑप्शन है, ऑन कैश। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन कैश, परचेजेस अकाउंट इज डेबिटेड। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश इज पेड सो इट इज डिक्रीज्ड। कैश इज एन एसेट विच इज डिक्रीज्ड, हेंस इट इज क्रेडिटेड। दूसरी ऑप्शन उसके पास क्या है कि गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, तो अगेन परचेजेस अकाउंट जो है उसको हम डेबिट कर देंगे, लेकिन जब वो क्रेडिट पे परचेज करेगा तो अमाउंट जो है वो पेएबल हो जाएगी, और अमाउंट पेएबल को हमने क्या डिफाइन किया था, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी एज अ रिजल्ट इंक्रीज हो गई, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट। अब परचेज अकाउंट डेबिट, पेएबल्स अकाउंट या ट्रेड पेएबल हम इसको कहते हैं, ठीक है, वो क्रेडिट। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे कंट्रोल अकाउंट। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम इंडिविजुअल पर्सन का अकाउंट जो है, फॉर एग्जांपल परचेज किया उसने मिस्टर ए से, तो अगर हम इंडिविजुअल लेजर बना रहे होंगे, एक इंडिविजुअल पर्सन का खाता बना रहे होंगे, तो मिस्टर ए अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और अगर हम कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं तो फिर पेएबल को क्रेडिट करेंगे। ये बात यहाँ पे याद रखनी है, आगे ये हेल्पफुल होगी जब हम कंट्रोल अकाउंट का टॉपिक पढ़ रहे होंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, अगर हम कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं तो ट्रेड पेएबल्स क्रेडिट, और अगर हम इंडिविजुअल लेजर बना रहे हैं तो वो बंदा जिससे हमने चीजें उधार पे खरीदी हैं उसका नाम एज अ लायबिलिटी हम क्रेडिट करेंगे। तो दो ऑप्शन हो गई, दोनों ऑप्शन में चाहे नकद खरीदे चाहे उधार पे खरीदे, परचेजेस अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नकद खरीदी है तो कैश
या बैंक क्रेडिट होगा। अगर चेक पे कर रहा है तो बैंक क्रेडिट, करेंसी नोट्स पे कर रहा है तो कैश क्रेडिट, और अगर उधार पे खरीदी है तो लाइबिलिटी, जिसका नाम हमने क्या रखा, ट्रेड पेएबल, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, वो क्रेडिट हो जाएगी। अब स्टेप 2 में उसने क्या किया, गुड्स परचेज की, या वो कैश पे थी या क्रेडिट पे थी। अब अगर वो क्रेडिट पे परचेज करता है तो अब ये हमने बंदे से चीजें उधार पे खरीद ली हैं, तो ये नहीं होगा कि उसके साथ फर्दर ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। अब यही बात है, वो पैसे जो हमने देने हैं वो पैसे देंगे, और भी बहुत सी ट्रांजैक्शंस होंगी। तो अदर ट्रांजैक्शन विद क्रेडिट सप्लायर्स, ठीक है। अब ये जो चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी बिजनेस है वो 3 मेन ट्रांजैक्शन करता है, कैश रिसीव करता है, कैश पे करता है, गुड्स परचेज करता है, गुड्स सेल करता है। अब गुड्स जब परचेज करेगा तो दो ऑप्शन है, कैश या क्रेडिट। तो जब क्रेडिट पे परचेज करेगा तो फर्दर ट्रांजैक्शंस भी होंगी। वो ट्रांजैक्शंस की एक लिस्ट है जो कि आपको याद रखनी है, समझनी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी सप्लायर को एडवांस पे कर देते हैं तो अब हम एडवांस की शक्ल में पे करेंगे, या कैश पे करेंगे, या चेक पे करेंगे। जो कि एक एसेट है वो डिक्रीज हो गया तो उसको तो क्रेडिट कर देंगे, पेएबल को डेबिट कर देंगे। अब यहां पे पेएबल जो है वो डेबिट कैसे हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक टेम्पररी ट्रांजैक्शन है। अब हमने सप्लायर को एडवांस दिया है, तो हमने उसको एडवांस जब दिया है तो वो अमाउंट रिसीवेबल है, या तो हम उसके बदले में चीजें खरीदेंगे फ्यूचर में, और अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो वो पैसे हम वापस ले लेंगे। अब यहां पे पेएबल डेबिट हुआ है एज अ टेम्पररी एसेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेएबल नॉर्मली लाइबिलिटी है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि हम रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, हम उसी पेएबल को ही टेम्पररी एसेट के तौर पर डेबिट कर देंगे। तो पेएबल के अंदर पेएबल एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जो है वो नॉर्मली क्रेडिट होती है, लेकिन ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है जहां पे पेएबल एक टेम्पररी एसेट के तौर पर डेबिट हुआ है। अब अगर वो कैश हमें सप्लायर वापस रिफंड कर देता है, तो कैश रिफंडेड फ्रॉम सप्लायर, तो कैश हमें मिल गई या चेक मिल जाएगा, तो वो एसेट है वो इंक्रीज हो गया, वो डेबिट होगा। और वो जो टेम्पररी एसेट हमने क्रिएट किया था वो एसेट अब खत्म हो गया, क्योंकि अभी हमें पैसे वापस मिल गए हैं, तो पेएबल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये एक एबनॉर्मल रूटीन से हट के ट्रांजैक्शन है, इसको स्पेशल केस में याद रखना है। अब हम फ्लो की बात करें तो स्टेप 1 में हमने क्या किया था, गुड्स परचेज की थी। अब अगर हम उसमें से कुछ चीजें फॉल्टी निकल आई, कुछ चीजें हमें पसंद नहीं आई, या जिन चीजों का हमने ऑर्डर दिया था वो चीजें हमें नहीं मिली, उसने सप्लायर ने गलत आइटम्स हमें डिलीवर कर दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, गुड्स रिटर्न कर देंगे। अब जब हम गुड्स जब परचेज की थी तो हमने क्या किया था, परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। अब हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हैं, यानी कि वो एसेट जो था, इन्वेंट्री थी, वो डिक्रीज हो गई, तो परचेज अकाउंट एसेट डिक्रीज हो गया, वो क्रेडिट हो गया। लेकिन क्यों चीजें वापस हुई, ये एक इशू है, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। तो परचेज रिटर्न का जो लेजर है, जो खाता है, वो हम अलग मेंटेन करते हैं। तो जब गुड्स हम रिटर्न करेंगे तो परचेज को क्रेडिट करने की बजाय परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि परचेज क्रेडिट नहीं हो सकता, छोटे बिजनेस ऐसा भी करते हैं कि वो परचेज को ही क्रेडिट कर देते हैं। अब चूंकि मैंने जो चीजें खरीदी थी, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 की चीजें खरीदी, तो परचेज अकाउंट डेबिट, उधार पे खरीदी थी तो पेएबल, ट्रेड पेएबल क्या हो गया, क्रेडिट।
अब जब मैंने उसमें से अगर 200 की चीजें वापस कर दी हैं तो 200 से मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मैंने अब उसको 1000 पे नहीं करना, 800 पे करना है। तो पेएबल लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, वो डेबिट। और परचेज रिटर्न, जो परचेज को डेबिट किया था अब उसको रिवर्स कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट कर दिया हमने। यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि परचेज भी क्रेडिट हो सकता है, लेकिन नॉर्मल रूटीन क्या है कि हम परचेज रिटर्न को ही क्रेडिट करते हैं। अब स्टेप 1 क्या हो गया था, एसेट एक्वायर किए। स्टेप 2 क्या हो गया, गुड्स परचेज की, कैश पे या क्रेडिट पे। उसमें क्रेडिट पे जो परचेज की थी तो उससे रिलेटेड अगली ट्रांजैक्शन आ गई परचेज रिटर्न। बीच में हमने एक एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन देखी, एडवांस टू सप्लायर। अब परचेज क्या किया हमने, चीजें क्या कहते हैं उसको रिटर्न कर दी। तो हमने क्या किया, पेएबल को डेबिट किया, परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया। अब मैंने उसको पेमेंट करनी है सप्लायर को, क्योंकि मैंने चीजें कितने की जो खरीदी थी वो उधार पे खरीदी थी। अब इसमें एक जो चीज है, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट सप्लायर ऑफर डिस्काउंट इफ अमाउंट इज पेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अब सप्लायर ये चाहता है कि ये ना हो कि हम उधार लेके जो है वो भूल जाएं, वो ये चाहता है कि हम उसको जल्दी से जल्दी पेमेंट करें। तो हमें एक लालच देता है कि हम उसको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में जो उसने हमें ऑफर किया है उसमें अगर हम उसको पेमेंट करेंगे तो वो कुछ हमें डिस्काउंट दे देगा। दिस डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट। अब टाइप्स ऑफ डिस्काउंट जो है वो हम आगे देखेंगे उसको। बिजनेस हैज परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1000 एंड इट पेज द अमाउंट विद इन 15 डेज। अब उसने क्या ऑफर किया था कि वो डिस्काउंट हमें देगा। फॉर एग्जांपल सप्लायर मे ऑफर 5% डिस्काउंट इफ अमाउंट इज पेड विद इन 15 डेज। अब 1000 की मैंने गुड्स परचेज की थी तो पहली एंट्री मैंने क्या की, परचेजेस डेबिट 1000 से और पेएबल क्रेडिट 1000 से। अब मैंने विद इन 15 डेज दे दिया तो 5% डिस्काउंट, तो 1000 का 5% है 50। अब कैश में कितनी पे करूंगा, 950। लेकिन मेरी जो लाइबिलिटी है वो फुल अमाउंट से खत्म हो जाएगी क्योंकि उसने मुझे 50 छोड़ दिया है। अब ये नहीं कि 50 उसने लेना है। अब लाइबिलिटी कितने से डिक्रीज हुई, वो पूरे 1000 से। तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है तो वो डेबिट हो जाएगी फुल अमाउंट से। कैश मैंने जितनी पे की है या चेक जितने का पे किया उतने से ही क्रेडिट होगा। जो 50 का डिफरेंस है वो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा इनकम के तौर पर, क्योंकि इनकम मेरी इंक्रीज हो गई है, मुझे जो पैसे उसने छोड़े हैं वो मेरी इनकम है। तो ये तीसरी ट्रांजैक्शन होगी हमारे पास साथ सप्लायर। पहली चीज क्या थी, हमने गुड्स परचेज की, दूसरी गुड्स रिटर्न की, तीसरी हमने क्या किया, कैश पे कर दी। अब स्टेप 1 एसेट एक्वायर किए, स्टेप 2 गुड्स परचेज की। अब स्टेप 3 में बिजनेस क्या करेगा, गुड्स सेल करेगा। तो स्टेप 3 क्या आ गया, सेल ऑफ गुड्स। अब सेल ऑफ गुड्स में भी क्या है, दो ही ऑप्शन है, गुड्स सोल्ड ऑन कैश। तो कैश मुझे मिलेगी, कैश एक एसेट है वो इंक्रीज हो गया, डेबिट सेल्स। अब गुड्स प्रोवाइडेड जो है वो क्या है, इनकम है। तो गुड्स प्रोवाइडेड इनकम है तो मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, वो क्रेडिट हो गई और उस इनकम का नाम ही हमने क्या रख दिया, सेल्स। अब एक सेल्स इंग्लिश वर्ड है, कोई भी चीज सेल करना। एक अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है सेल्स, उसका मतलब है गुड्स सोल्ड के लिए जो इनकम का लेजर बनाया हमने, खाता बनाया, उसका नाम ही हमने क्या रख दिया, सेल। दूसरी ऑप्शन उसके पास क्या है, क्रेडिट पे वो गुड्स सेल कर सकता है। अब अगेन अब अगर मुझे कैश मिल गई तो कैश एसेट इंक्रीज हो गया, और अगर नहीं मिली तो अमाउंट रिसीवेबल है तो वो रिसीवेबल क्या था, वो भी एसेट था। अमाउंट रिसीवेबल इज आल्सो एन एसेट, सो इट इज इंक्रीज्ड हेंस डेबिटेड। तो रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा, एसेट इंक्रीज हो जाएगा वो डेबिट, और सेल्स इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी वो क्रेडिट। अब यहां पे फिर याद रखना है कि अगर हम कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं तो हम ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, और अगर हम इंडिविजुअल का लेजर बना रहे हैं
तो वो जो इंडिविजुअल का नाम है, फॉर एग्जांपल मिस्टर अली है, तो हम अली को डेबिट कर देंगे। ये डिपेंड करता है कि हम लेजर कौन सा बना रहे हैं। अब अगेन ऑन क्रेडिट सेल है अगर, तो यहां पे बात खत्म नहीं हो जाएगी, तो अदर ट्रांजैक्शन विद क्रेडिट कस्टमर भी हो सकती हैं। तो ये इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी तक हम सम अप करें तो स्टेप 1 क्या था, एसेट एक्वायर हुआ। स्टेप 2 क्या था, गुड्स परचेज हुई, वो आइटम जो कि हमने पर सेल करनी है उनको पहले परचेज करेंगे। और स्टेप 3 क्या है, गुड्स सोल्ड। तो अगर आप इसको लेक्चर सुन के एक समरी बना लें छोटी सी, तो ये बिल्कुल एक इजी सा काम है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है समझने के लिहाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जी। लास्ट लेक्चर जहाँ पे खत्म किया था वो था क्रेडिट सेल्स पे। कोई भी बिजनेस जब क्रेडिट पे सेल करेगा तो रिसीवेबल को डेबिट करेगा, सेल्स को क्रेडिट करेगा। सेल्स यहाँ पे क्रेडिट हुई है एज अ इनकम, और रिसीवेबल अमाउंट रिसीवेबल जो है वो डेबिट हुआ है एज एन एसेट। अब यहाँ पे एक जो चीज और हमने डिस्कस की हुई है वो ये है कि अगर कंट्रोल अकाउंट बनाएगा तो रिसीवेबल डेबिट करेगा, और अगर इंडिविजुअल लेजर बना रहा है तो जो कस्टमर है मिस्टर एक्स है उसका नेम डेबिट होगा। अब जिस तरह क्रेडिट सप्लायर के साथ फर्दर ट्रांजैक्शन थी, इसी तरह क्रेडिट कस्टमर के साथ जो है वो फर्दर ट्रांजैक्शन है। एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अब जिस तरह से हमने सप्लायर को एडवांस पे किया था, तो इसी तरह से हम कस्टमर से एडवांस रिसीव भी कर सकते हैं। तो कस्टमर से अगर हम एडवांस रिसीव करेंगे तो डेफिनेटली वो कैश या चेक की शक्ल में होगा, तो कैश और या बैंक एसेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा डेबिट, और रिसीवेबल क्रेडिट होगा एज अ टेम्पररी लाइबिलिटी। अब अगेन हम ये करते हैं कि हम रिसीवेबल को ही क्रेडिट करते हैं, हम सेपरेट पेएबल का लेजर नहीं बनाते कि रिसीवेबल की जो टेम्पररी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है ये क्रेडिट बैलेंस है जो कि एबनॉर्मल सिचुएशन है। अब फ्यूचर में जब हम सेल करेंगे तो क्या होगा, रिसीवेबल डेबिट होके सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी, तो ये ऑटोमेटिकली ये क्रेडिट बैलेंस खत्म हो जाएगा। या दूसरी ऑप्शन ये है कि हम क्या करें, कस्टमर को जो कैश एडवांस में रिसीव की है, तो कस्टमर अगर ये समझता है कि उसने चीजें नहीं लेनी, तो हम क्या करें, कैश रिफंड कर दें कस्टमर को। अब जब कैश हम पे करेंगे या चेक पे करेंगे तो कैश या बैंक बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा, और वो जो टेम्पररी लाइबिलिटी क्रेडिट हुई थी वो डेबिट होके एलिमिनेट हो जाएगी। अब कस्टमर को हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल की, तो वो हमें जब पेमेंट करेगा तो अगेन जिस तरह सप्लायर ने हमें ऑफर किया था डिस्काउंट, हम कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 1000 की गुड्स सेल की है और आपने कहा कि अगर विद इन 15 डेज पे करोगे तो हम तुम्हें 5% डिस्काउंट देंगे। तो वो अगर विद इन 15 डेज पे करता है तो हमें कैश कितनी मिलेगी, 950, और हमने उसको कितने पैसे छोड़ दिए, 1000 का 5% 50। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड। कैश डेबिट हो गई एज एन एसेट और डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया एज एन एक्सपेंस, और रिसीवेबल जो है वो फुल वैल्यू से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि अब हमने उससे कोई पैसे रिसीव नहीं करने, 50 हमने उसको छोड़ दिया है। उसके अलावा जो फर्दर ट्रांजैक्शन हो सकती हैं क्रेडिट कस्टमर के साथ वो क्या है, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर लेटर ऑन डिसऑनर्ड। अब कस्टमर से हमने जो चेक रिसीव किया है तो हो सकता है कि कस्टमर ने हमें चेक तो दे दिया लेकिन उसके लेजर बैंक में अमाउंट ही नहीं पड़ी हुई थी, कस्टमर के सिग्नेचर उस पे गलत थे, उसमें कोई गलती थी, फॉर एग्जांपल जो उसमें फिगर्स लिखी हुई हैं और जो वर्ड्स में अमाउंट लिखी हुई है उसमें डिफरेंस है कोई, तो इन दैट केस बैंक क्या करेगा, वो चेक हमें
वापस भेजेगा, उसको हम कहते हैं डिसऑनर्ड चेक। तो अब हमने पहली एंट्री क्या की थी, जब हमने कस्टमर से कैश रिसीव की थी तो हमने बैंक को डेबिट किया था और रिसीवेबल को क्रेडिट किया था। अब हम क्या करेंगे, वो बैंक बैलेंस हमने ये फर्ज कर लिया था कि अमाउंट हमारे बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हुई। तो अब हम बैंक बैलेंस को दोबारा से डिक्रीज कर देंगे। बैंक एक एसेट है, वो डिक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और रिसीवेबल को दोबारा से इंक्रीज कर देंगे क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया। इसका मतलब है हमने उससे पैसे अभी भी लेने हैं, तो रिसीवेबल को दोबारा से इंक्रीज कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब चेक डिसऑनर की रीजंस क्या हो सकती हैं। पहली रीजन जो है वो क्या है, इनसफिशिएंट फंड्स हैं, कस्टमर के अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं पड़े हुए जितने का उसने हमें चेक दे दिया है। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि वो स्टोलन चेक है या चेक गारंटी कार्ड्स जो है वो स्टोलन है। चेक गारंटी कार्ड क्या होता है ये भी हम देखेंगे आगे। तो स्टोलन चेक जो है वो ये है कि कस्टमर का कोई चेक चोरी हो गया था, तो हमें किसी और बंदे ने चेक दिया लेकिन वो चेक किसी थर्ड पार्टी का है, वो स्टोलन चेक है, वो भी वापस आ जाएगा क्योंकि बैंक के पास इंफॉर्मेशन है कि ये चेक चोरी हो चुका है। या इसी तरह से वो चेक रॉन्गली कंप्लीटेड है, यानी कि अमाउंट इन फिगर्स और वर्ड्स जो है वो डिफर कर रही है। फ्यूचर डेटेड चेक है, यानी कि हमें चेक जो दिया गया है वो 31 जनवरी का है, हमने उसको डिपॉजिट करवा दिया 31 दिसंबर को, तो वो वापस आ जाएगा। या टाइम बार चेक है, ये टाइम बार चेक जो है वो पर्टिकुलरली सीए के जो स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं एक चेक इशू किया मैंने 31 दिसंबर का, तो नॉर्मली वो चेक कैश हो सकता है 30 जून तक, ठीक है, यानी कि विद इन 6 मंथ्स। अब अगर 6 मंथ्स बाद अगर वो चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया जाता है तो बैंक उसको रिटर्न कर देगा। दैट चेक इज कॉल्ड टाइम बार्ड चेक। तो ये डिफरेंट रीजंस हैं थ्योरेटिकली जिनको आपको याद रखने, एसीसीए वाले स्टूडेंट्स के लिए ये थ्योरी का एमसीक्यू भी आ सकता है रीजंस FA1 में पर्टिकुलरली, कि वो क्या क्या रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से चेक डिसऑनर होते हैं। तो जब चेक डिसऑनर होगा तो हम रिसीवेबल को दोबारा से डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। उसके अलावा ट्रांजैक्शन जो है, अब अगर हमने कस्टमर को अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट अलाउ किया था, तो अगर वो लेट पेमेंट करेगा तो हम उसको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल उसने 1000 देना था लेकिन उसने 1000 ड्यू डेट को नहीं दिया, तो हमने क्या किया, उसको 100 का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। अब रिसीवेबल ऑलरेडी हमारी बुक्स में कितने से रिकॉर्डेड है, 1000 से। 100 का जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो रिसीवेबल 100 से इंक्रीज कर देंगे और इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे एज अ इनकम। उसके बाद अगर कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करेगा तो रिसीवेबल पे क्या फर्क पड़ेगा, जो पैसे हमने उससे लेने हैं वो रिसीवेबल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, और वो जो सेल इनकम थी हमारी वो भी डिक्रीज हो जाएगी, वो डेबिट हो जाएगी। अगेन जिस तरह से परचेज की बजाय परचेज रिटर्न का हमने अकाउंट यूज किया, उस तरह यहाँ पे सेल्स रिटर्न का अकाउंट जो है वो यूज करेंगे। तो इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो वो डेबिट हो गई, और रिसीवेबल जो एसेट था, अब उसने 1000 में से 200 रुपए की चीजें वापस कर दी हैं, तो अब 1000 रुपया रिसीव करने के बजाय हमने 800 रिसीव करना है, तो रिसीवेबल 200 से डिक्रीज कर गए। उसके बाद है इरिकवरेबल और बैड डेट। एक कस्टमर है, उसका हमने सेल की थी 1200 की, तो हमने पहली एंट्री क्या की, रिसीवेबल डेबिट 1200 से, सेल्स क्रेडिट 1200 से। लेटर ऑन वो हमें कैश दे गया 1000, तो कैश डेबिट 1000 से और रिसीवेबल कम हो जाएंगे, वो क्रेडिट हो जाएंगे 1000 से। अब 200 हमने स्टिल उससे रिसीव करना है और 200 का हमारी बुक्स में बैलेंस शो हो रहा है। अब ये बैलेंस का वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं, ये आगे हम लेजर्स पढ़ेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वो 200 का जो बैलेंस है वो काफी अरसे से हमारी बुक्स में शो हो रहा है। Sometime a customer who owes money to business does not pay for long period of time. Business may decide that debt या receivable is no more recoverable and write it off. As it is a loss, so it will be treated as expense. तो वो bad debt debit हो जाएंगे as an expense
और रिसीवेबल हम 200 को खत्म कर देंगे, उसको डिक्रीज कर देंगे, तो रिसीवेबल एक एसेट है, वो डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो जाएगा। अब ये हमने अपनी मर्जी से क्या किया है, बैड डेट्स राइट ऑफ किए हैं। एक दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि केस कोर्ट में चला गया, डिस्प्यूटेड है अमाउंट, हमने लेना था, रिसीवेबल थे हमारे 100, लेकिन कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि कस्टमर जो है वो सिर्फ 30% पे करेगा। वो बैंकरप्ट हो गया है। बैंकरप्ट क्या हो गया है कि वो पे करने के काबिल ही नहीं है, उसको बिजनेस में अभी लॉसेज हुए हैं, तो कोर्ट जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो सिर्फ 30 पे कर सकता है। अब एक बैड डेट जो पिछले हमने डिस्कस किए हैं वो मैनेजमेंट ने खुद से राइट ऑफ किए हैं। ये बैड डेट्स जो है, तो अब हमने 100 लेना था लेकिन हमें मिला कितना, सिर्फ 30%। तो रिसीवेबल हम अपनी बुक्स में से पूरे 100 के खत्म कर देंगे, कैश जितनी रिसीव हुई है यानी कि 30 उतने से डेबिट हो जाएगी, बाकी 70 के क्या हो गए, बैड डेट अगेन लॉस है, वो एक्सपेंस हो गया। अब ये बैड डेट्स जो हुए हैं ये हमें वापस मिलने ही नहीं है, लेकिन वो जो 200 का काफी अरसे से हमें नहीं मिल रहा था, हमने डिसाइड किया कि हम उसको राइट ऑफ कर दें, तो ये भी हो सकता है कि वो कस्टमर कहीं गया हुआ था तो वो वापस आ गया, उसने कहा कि ये 200 आप ले लें। तो पहले हम क्या करेंगे, वो जो रिसीवेबल हमने खत्म किए हुए थे उनको दोबारा से इंक्रीज कर देंगे, रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और बैड डेट रिकवर्ड इनकम के तौर पर क्रेडिट कर देंगे। और साथ ही चूंकि कैश मिल गई है तो कैश डेबिट हो जाएगी 200 से और रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे 200 से। तो बैड डेट रिकवर्ड जो है, तो नॉर्मली जो हमने खुद से बैड डेट्स राइट ऑफ किए हुए होते हैं वो बाद में रिकवर भी हो जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया था वो था डिस्काउंट्स। डिस्काउंट के लिए एक दूसरी टर्म यूज होती है, वो रिबेट है या अलाउंसेस है। डिस्काउंट दो टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट जो कि रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ गुड्स है। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, एट द टाइम ऑफ परचेज अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में यानी कि बल्क में हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो बल्क क्वांटिटी परचेज करने पे हमें जो डिस्काउंट मिलता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। ये जब एग्रीमेंट हो रहा होता है परचेज का या सेल का तो ये डिस्काउंट उसी वक्त दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम परचेज की बात करें तो परचेज के टाइम पे एक प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस है 100। अब सप्लायर ने हमें ऑफर किया कि अगर आप 1000 यूनिट्स परचेज करेंगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। अब लिस्ट प्राइस 100 है, 1000 यूनिट्स हमने परचेज किए तो 1000 इंटू 100 जो टोटल प्राइस बन रही थी वो 100,000 थी। डिस्काउंट कितना ऑफर किया, 10%, तो 10% बनता है 10,000, वो इसमें से माइनस कर दें तो जो परचेज प्राइस होगी वो 90,000 होगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है उसी को हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे और हम अपनी परचेज को रिकॉर्ड ही किस पे करेंगे, 90,000 पे। परचेज अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 90,000 से, और पेएबल क्रेडिट होंगे कितने से, 90,000 से। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि उसको परचेज प्राइस में से या सेल प्राइस में से माइनस कर देते हैं। सिमिलरली अगर हम खुद ऑफर करते हैं कि अगर कोई बंदा हमसे 100 आइटम 1000 यूनिट्स इकट्ठे परचेज करेगा तो हम 10% डिस्काउंट देंगे, तो हम सेल की जो एंट्री है रिसीवेबल डेबिट करेंगे 90,000 से और सेल्स क्रेडिट करेंगे 90,000 से। तो ट्रेड डिस्काउंट की जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन परचेज हो या सेल हो उसी टाइम पे कॉस्ट ऑफ गुड्स जिसको हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं उसमें से ये माइनस कर देते हैं। ये बुक्स में एज अ डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता।
अब दूसरा जो डिस्काउंट है वो है कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट जो है वो बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कोई भी बिजनेस जब सेल करता है ऑन क्रेडिट तो वो ऑफर करता है कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम, जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी थी कि 1000 की परचेज हुई, सप्लायर ने हमें ऑफर किया कि विद इन 15 डेज अगर हम उसको पे कर देंगे तो वो हमें क्या करेगा, 5% डिस्काउंट दे देगा। अब इसके साथ चूंकि एक शर्त अटैच है और वो शर्त ये है कि अगर हम 15 डेज में पे करेंगे तब हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा। इन दैट केस क्या होगा, हम जो परचेज है वो रिकॉर्ड करेंगे 1000 पे और पेएबल इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे 1000 पे। अब अगर हम आफ्टर 15 डेज पे करते हैं तो पूरा 1000 पे करना पड़ेगा, लेकिन विद इन 15 डेज अगर पे करते हैं तो हमें पे करना पड़ेगा कितना, कैश 1000 का 5% जो है वो हमें 50 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कैश हमें पे करनी पड़ेगी 950, 50 का हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया, ये क्रेडिट हो जाएगा एज अ इनकम और पेएबल जो लायबिलिटी है हमारी वो फुल अमाउंट से डिक्रीज कर जाएगी। यही काम होगा अगर हम सेल करेंगे तो हम अगर ऑफर करते हैं अपने कस्टमर को कि हम डिस्काउंट देंगे 5%, अगर वो हमें 15 डेज में पे करेगा, तो अब इनिशियली हम जब सेल रिकॉर्ड करेंगे तो रिसीवेबल डेबिट होंगे कितने से, 1000 से ही, और सेल्स क्रेडिट होंगी कितने से, 1000 से ही। उसके बाद जब हम कैश रिसीव करेंगे तो अगर विद इन 15 डेज कस्टमर पे करता है तो वो हमें 950 पे करेगा, 50 का हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, वो डेबिट हो जाएगा एज एन एक्सपेंस और रिसीवेबल जो है वो फुल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएंगे यानी कि 1000 से। तो ये दो तरह का डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो हमने डिस्कस कर ली। अब इसकी आगे हम वही एग्जांपल है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो डिस्काउंट है उसकी कैलकुलेशन जो है, फॉर एग्जांपल जैसे ऑफर किया हमने डिस्काउंट 5%, so he has to pay 95 if he pays within 15 days or 100 if he pays after 15 days। लेकिन क्वेश्चन में जो है वो ये है कि आपने ये देखना है, जैसे अभी हमने 1000 की बात की थी तो 1000 ओरिजिनल वैल्यू थी जिस पे हमने 5% डिस्काउंट दिया था, तो 1000 का 5% जो डिस्काउंट था वो 50 था। लेकिन वो क्वेश्चन में इस तरह से भी आपको दे सकता है कि अमाउंट गिवन इज आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। तो क्वेश्चन में ये देखना है कि जो अमाउंट है क्या वो ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है या डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद दी हुई है। फॉर एग्जांपल बिजनेस पेड 900 आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑफ 10%। तो डिस्काउंट जो था ओरिजिनल अमाउंट क्या थी 1000, उसमें से 50 डिडक्ट हुआ तो फाइनल अमाउंट आई 950। तो फार्मूला हमारे पास क्या बन गया कि जो फाइनल पेमेंट है वो इक्वल टू हो जाएगी ओरिजिनल अमाउंट के, और उसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे डिस्काउंट। अब ये जो अमाउंट है ये वो अमाउंट है जो बिजनेस ने पे किया। डिस्काउंट कितना है 10%। 10% इस अमाउंट का नहीं है, जैसे 50 जो था वो ओरिजिनल अमाउंट का 5% था। तो अब अमाउंट पेड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट, ये फार्मूला बन गया। अब अमाउंट पेड कितनी है 900, टोटल अमाउंट कितनी थी उसको हमने x ले लिया, तो 10% किसका है उस टोटल अमाउंट का जो कि हमने ओरिजिनली डिसाइड हुई थी।
अब 10% ऑफ एक्स, तो ये एक छोटा सा टिप याद रख लें कि 10% का मतलब क्या होता है, 10 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.1। तो जब भी डबल फिगर में परसेंटेज हो, जैसे 15% तो 0.15, 20% है तो 0.20, 21% है तो 0.21, 17.5% है तो 0.175, और सिंगल डिजिट है जैसे 9% है तो पॉइंट के बाद जीरो लगा दो, 0.09, 8% है तो 0.08। तो 10% जो है वो बन जाता है 0.1x, यानी कि x माइनस 0.1x। अब x का कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 में से 0.1 गया तो ये 0.9x है। जो दूसरी तरफ जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो x की वैल्यू जो है ओरिजिनल अमाउंट कितनी आ गई, 1000। अब 1000 का 10% 100, वो डिस्काउंट डिडक्ट हुआ तो उसने पेमेंट कर दी कितनी, 900। तो ये मेन चीज है जो कि याद रखनी है कि जो अमाउंट दी हुई है वो ओरिजिनल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, या वो अमाउंट है जो कि पे की गई है। उसके बाद अब फाइनल एंट्रीज की तरफ आते हैं जी। तो स्टेप 4 में क्या होगा, बिजनेस मंथ एंड पे अपने एक्सपेंसेस पे करेगा। रिपीट में कर देता हूं कि एक्सपेंस का कोई ताल्लुक नहीं है कैश के साथ। तो जब वो एक्सपेंस पे करेगा तो कैश की शक्ल में पे करेगा, तो कैश डिक्रीज हो जाएगी। कैश एक एसेट है, वो डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो गया, और एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट हुआ। अब एक्सपेंस इंक्रीज इसलिए नहीं हुआ कि कैश पे किया, एक्सपेंस इंक्रीज इसलिए हुआ कि हमने सर्विसेज रिसीव कर ली हैं। तो एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज होगा जब हम सर्विसेज रिसीव कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर वो रेंट पे करेगा तो एक्सपेंस क्या है, रेंट, तो रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अगर वो सैलरी पे करेगा तो सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट। अगर वो इंश्योरेंस पे करेगा तो इंश्योरेंस डेबिट कैश क्रेडिट। वो यूटिलिटी बिल्स पे करेगा तो वो डेबिट कैश क्रेडिट। रिपेयर एक्सपेंस पे करेगा तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन पॉइंट ये है कि ये एक्सपेंस डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने सर्विसेज रिसीव कर ली हैं, हम मंथ एंड पे एक्सपेंस पे कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं इंक्रीज हो रहा कि हम कैश पे कर रहे हैं, क्योंकि एक्रूअल एंड प्री पेमेंट का टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तो यही पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। और जो शुरू में हमने एसेट्स और लायबिलिटी एक्सपेंस की डेफिनेशन है, तो एसेट क्या था, सर्विसेज रिसीवेबल। एक्सपेंस क्या था, सर्विसेज रिसीव्ड। उसके बाद ट्रांजैक्शंस विद ओनर, तो ये भी बात हमने शुरू में देखी थी कि कोई भी बिजनेस जो है वो ट्रांजैक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है, ट्रांजैक्शन विद थर्ड पार्टीज एंड ट्रांजैक्शन विद ओनर। अब ट्रांजैक्शन विद ओनर क्या है कि ओनर हर मंथ में कुछ कैश अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस में से लेता है। तो कैश जब लेगा तो बिजनेस के पास कैश डिक्रीज हो जाएगी, जो कि एक एसेट है वो डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अब ओनर की इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेस में डिक्रीज हो गई, जो कि कैपिटल थी वो कैपिटल डिक्रीज हो गया तो वो डेबिट हो गया। लेकिन अगेन जिस तरह सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न का हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि बिजनेस मैन जो है वो कितना पैसा निकाल रहा है। तो कैपिटल को डेबिट करने की बजाय हम ड्राइंग्स का एक नया लेजर, एक नया खाता बना लेते हैं, हम उसको डेबिट करते हैं। तो अगर तो कैश फॉर पर्सनल यूज तो ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, और ओनर टू गुड्स फॉर पर्सनल यूज तो ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। तो ये दो तरह की ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स ऑफ कैश और ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। अब इसमें समटाइम वो नरेशन चेंज कर देता है। वो नरेशन ये देता है जी कि ओनर पेड रेंट ऑफ हिज हाउस। तो अगेन अगर वो रेंट भी पे करेगा अपने घर का तो हम एंट्री ड्राइंग्स ही डेबिट करेंगे, हम रेंट डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, वो बिजनेसमैन का पर्सनल एक्सपेंस है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन।